तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन के बयान के बारे में। उन्होंने कहा कि शरीयत के कानून में फेरबदल किया गया, जिसके चलते जलजला आया, जिसके चलते कोरोना आया। सवाल ये है कि कोरोना तो पूरी दुनिया में आया है, अगर नाइंसाफ़ी हिंदुस्तान में हुई है तो ये बलवा पूरी दुनिया में क्यों आ गया? लेकिन इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो उठकर चले गए। फिर से अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तारिक फतेह साहब मेरे साथ हैं, प्रेम शुक्ला साहब मेरे साथ हैं, वकार भट्टी साहब मेरे साथ हैं, अनुराग भदौरिया ने भी जुड़ना था लेकिन समाजवादी पार्टी का मामला है। मैं पूछूंगा अनुराग भदौरिया कहाँ हैं, उनको टेलीफोन पर भी लेने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ ही साथ इसके अलावा प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। लेकिन फिलहाल रोहन मेहरा ग्रेटर नोएडा से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। रोहन, क्या कहेंगे इसके बारे में? एहतेशाम भाई भी आ गए हैं, एहतेशाम आसमी जी। रोहन भाई, क्या कहेंगे आप इस बयान के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूंगा दीपक चौरसिया जी, आपने प्रत्यक्ष रूप से आम जनता को एक मंच प्रदान किया है जिससे वो अपने विचार रख सकते हैं। पहले तो आपका धन्यवाद, चैनल का धन्यवाद। देखिए, तो बात अगर ये की जाए कि सिर्फ शरीयत के कानूनों में छेड़छाड़ करने से या एक पार्टी के कुछ ना कुछ अलग करने से जो कोविड फैला है, तो ये बिल्कुल अवैज्ञानिक बात है। इसका कोई तर्क नहीं है, कोई तार्किक आधार नहीं है। अगर बोलने से पहले आप थोड़ा सा सोचेंगे तो कहीं से भी आपको लगेगा नहीं बोलना चाहिए, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद। कोविड फैला है एक वायरस से, ये वैज्ञानिक एक बीमारी है, एक इन्फेक्शन फैल रहा है। इसको अगर उसी तरीके से देखेंगे तो उसी तरीके देखना चाहिए। अगर सिर्फ शरीयत के कानूनों से छेड़छाड़ करने से ये हो रहा है, तो फिर ये उन जगहों पे भी तो हो रहा है, इस्लामिक कंट्रीज में भी, जहां पर इस कानून का पूरा पालन किया जाता है। तो फिर वहां क्यों हो रहा है? वहां भी नहीं होना चाहिए फिर तो उसको। तो अगर इस तरह से इसको देखेंगे कि सिर्फ हिंदुस्तान को आप कहें कि शरीयत कानून में सही बात बोली रोहन, यहाँ नहीं हो रहा है जी। तो दीपक चौरसिया जी, बस मेरा तो यही कहना है कि इस तरह की बातें ना करी जाए। बिल्कुल सही बात बोली रोहन, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा रोहन, आप जैसे लोग हैं तभी हम हैं। अगर हमारे दर्शक ही ना होंगे तो हम टीवी चैनल निकाल कर करेंगे क्या? इसलिए पहला आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर हमसे जुड़ते हैं, हमसे बात करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी बहस हो, जो भी मुद्दा हो, वो पूरे देश में उस पर बात हो और पूरे देश का एक विचार बने, एक नैरेटिव बने। आप हमसे जुड़े रोहन, आपने अपना वक्त निकाला, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे मैं चलता हूं अपने पैनल के पास। वकार साहब ने कई सारी बातें कही थी तारिक साहब के बारे में। तारिक साहब, आप हमारे गेस्ट हैं, आप जब भी बुलाए आ जाते हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। माफ़ी चाहूंगा जो कुछ शब्दों का इस्तेमाल हुआ, मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगता हूं, चैनल की तरफ से माफ़ी मांगता हूं। अब मैं कहना चाहता हूं इन आर्ग्यूमेंट्स पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये गालियां वालियां पड़ती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये मैं पाकिस्तान में जन्म मैंने पाया, मैंने सब देखा है कि ये जो जहन में एक फतूर है गज़वा हिंद का कि हनूद और यहूद को जब तक दुनिया भर में कत्ल नहीं किया जाएगा और ख़त्म नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक यौम क़यामत नहीं आएगी। आपके हिंदुस्तान की हर मस्जिद में जुम्मे के दिन ये दुआ मांगी जाती है कि या अल्लाह हम मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब करे। कोई इस पे आवाज़ नहीं उठाता है, कोई कहता नहीं है आगे से। अब मसला ये है कि ये दुआएं तो चल रही हैं, ये तो ईसाइयों ने भी मांगी हैं। ये रिलीजियस डोमेन के जो मुमलिकतें थीं, जिस ज़माने में नेशन स्टेट नहीं था, ये कुछ जेब देता था कि चलो भाई फ्रांस से चलो क्रूसेड जा रहे हैं, जाके मारपीट करके आते हैं यरूशलेम में, ये सब होता था। मुसलमान इंटेलिजेंशिया ने आज तक नेशन स्टेट को एक्सेप्ट नहीं किया। आप उसको सिर्फ इस तरह देखिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आज भी आप मोहम्मद अली जुना की तस्वीर नहीं हटा सकते। क्यों? एक साइड जो है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह के जहन से आई है, वही तैमूर की जो थी सोच कि चीन के काफिरों पे हमला किया जाए या हिंदुस्तान के। तो उसने अपनी किताब में लिखा कि पता चला कि हिंदुस्तान में पैसा बहुत है, तो बजाय कि उन्होंने कहा मुझे ख्वाब आया है, अल्लाह रसूलुल्लाह ने कहा कि काफिरों की पिटाई हो जाए। तो ये तो आज तक हर वो शख्स जिसने सर काट के पिरामिड्स बनाए मुल्तान से लेके दिल्ली तक, आपके यहाँ बदनाम रखा भी जा रहा तैमूर का। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में औरंगजेब नहीं होता, भट्टी साहब भी रखते हैं। सारी अपनी अपनी ओरिजिन, हर एक हमारी माँ हिंदू थी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई औरतों की फौज नहीं आई यहाँ पे। हम पैदा ही नहीं हो सकते जब तक के
हमारी माँ हिंदू नहीं थी, चाहे औरंगजेब हो या अकबर हो या कोई भी हो यहाँ पे। इस बात से इनकार करके और अपना सैयद लगा के और नकवी और जैदी और वो बना के कि हम अरब से आए हैं, हम अफगानिस्तान से आए हैं, और ये घटिया हिंदू काले रंग के लोग सब्जी खाने वाले, ये मैं आपको इंटरनल गुफ्तगू बता रहा हूं मुसलमानों की, कि ये तो क्या है, एक मुसलमान 10 को मार के खा जाए, हम तो गोश्त खाते हैं, ये करेले सब्जी खाते हैं। पालक खाने वाले लोग हमारा क्या मुकाबला करेंगे? अरे बोलने दे, आपके अंदर की बात बता रहा हूँ। को गालें दे रहे हैं दीपक भाई, आपने माफी भी मांगी, देखो आपको हिंदू, मेरे हिंदू भाई को, मेरे सनातन भाई को काला कह रहा है, काला सांड हाथी क्या क्या बोल रहा है। देखिए दीपक भाई, में क्या किया तुमने? तुमने 65 में क्या किया? दीपक भाई माफी मांगनी चाहिए, क्या किया? इसको माफी मांगनी चाहिए दीपक भाई। खामोश करें दीपक भाई, ये हिंदुओं को गालें दे रहा है दीपक भाई, हिंदू भाई को गालें मैं नहीं सुन सकता दीपक भाई, बहुत गलत बात है। देते हो वकार भाई, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं ही टोकता, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं ही टोकता। आप उनकी बात सुन लीजिए, उनको कंक्लूड करने दीजिए, उसके बाद आप क्यों रहते शाह भाई के पास आऊंगा। तारिक साहब कंक्लूड करिए। माफी मंगवाइए पहले तारिक से। इन्होंने हिंदुस्तानियों को काला मोहम्मद जिना की ऐसी अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल किया, माफी मांगनी चाहिए इससे। अरे है, इसे माफी मांगनी चाहिए। आप मोहम्मद अली माफी जिना मांगनी के चाहिए, कीड़े, ऐसा कोई शब्द नहीं बोला उन्होंने, यहाँ से बोला अपनी माँ बोली नहीं आती हिंदुस्तानियों को आपको। गाले दिए इन्होंने, हिंदुस्तानियों को गाले दिए, हिंदुओं को गाले दिए, अरे इन्होंने भाई, हिंदुओं को चुप गाले करो। दिए। गलत बोला, गलत बोला, गलत बोला। तारक फतेह भाई माफी मांगी आप, तारक फतेह माफी मांगी भाई ना माफी आपने मांग, हिंदुओं को गाले दिए। बोलना बंद करो। कौन है? मैं कटोरी बोल रहा हूं, झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारे माफी मांगी आपने हिंदुस्तानियों को गाले दी है, माफी मांगी आपने काले गोरे चले मैं सीधे अवनी जय जी के पास चलता हूँ, मैं थर्ड एम्पायर बन जाता हूँ। अवनी जय जी बताइए, क्या कोई गाली दी है? और दूसरी बात मुझे ये भी बताइए अवनी जय जी, माफी मांगी है। इतने दुनिया में क्या इस्लाम का रिटर्न हिस्ट्री 1400 साल से पुराना है? क्या मिलता है? जो ऋग्वेद का जिक्र किया कि ऋग्वेद में लिखा गया था कि अल्लाह और ईश्वर दोनों बराबर है, क्या लिखा हुआ है ऋग्वेद में? बिल्कुल वकार भट्टी ने कहा था। मतलब बता, सुनिए ईश्वर का वकार भट्टी, अब सुन लो, वकार भट्टी सुन लो, क्या सुने? एकमात्र देश में कश्मीर में मुस्लिम बहुल होने के कारण 5 लाख परिवारों को निकाला गया। एक आदमी नहीं बोला अपनी औरतों को, बहनों को, माताओं को छोड़ जाओ यहाँ पर, ये बोला गया। वकार भट्टी, शर्म आती है? यहाँ पर ये राजनीति मत करो मेरे हिंदुओं को, ये मत बोलो यहाँ पर, ये प्रोपेगेंडा, ये मत बोलो। आज प्रोपेगेंडा है, कोई अपना घर छोड़ के जाता है, तुम छोड़ के भागो अपना घर, झूठ मत बोलिए, अपना घर छोड़ के भागो, अपना झूठ मत बोलिए, घर छोड़ के भागो अपना। हिंदू को नहीं निकाला, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कांग्रेस ने कि यहाँ पर जहाँ पर कश्मीर पे आज तक नहीं बोले। और तारिक फतेह साहब ने सही कहा कि जिन्ना की बात करने वाले आज तस्वीर लगाते हैं ना, कहते हैं जिन्ना ने नहीं किया पार्टीशन, और जिन्ना वहां का प्रधानमंत्री बना जाकर के, वहां का राष्ट्रपति पाकिस्तान का सदर बना जाकर के। अरे ये यहाँ पर ये राजनीति अब चलने वाली है नहीं, यहाँ पर राजनीति वकार चलने वाली नहीं है। तुमने कश्मीर से निकाला और एक हिंदुस्तान का आदमी तहजीब की बात नहीं की। कौन? हाशमी साहब ने किया? कोई कोर्ट में केस किया कोई आज तक? उससे पूछे आप, कोई किसी ने PIR डाली? किसी ने PIR डाली? किसी ने? बोलिए जगमान से निकालिए उसको बाहर। जगमान से हिंदुस्तान की राजनीति में ये चलने वाला नहीं है, बिल्कुल साफ सी बात है। आप लोग एक साफ सुन लो, किसी का तुष्टिकरण नहीं होगा, सब बराबर है, सब बराबर है, तो किसी का तुष्टिकरण नहीं होगा। किसी भ्रम में, अभिमान में रहने की बात नहीं है। गजवाए हिंद की बात जो सोचते हैं वो भूल जाए। गजवाए हिंद बिल्कुल ठीक है, मैं आप दोनों को रोकता हूँ। वकार भाई मैं बोलते हैं ना, और मैं अवनी जय जी को भी बोल रहा हूँ, आपकी आवाज फट जाती है, दर्शकों को नहीं सुनाई पड़ती है। प्लीज इस टेक्निकल पॉइंट को समझिए। आप सब लोग टेलीविजन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, एक दूसरे पर मत बोलिए। मेरे साथ मेरे दर्शक जुड़ गई हैं, शक्ति शर्मा जी महिला हैं, इंदौर से जुड़ी है। शक्ति जी के नाम पर मत जाइएगा। शक्ति जी मुझे बताइए, क्या कहेंगे पूरे विवाद के बारे में? हसन साहब ने जो कहा है कि कहां से कोरोना आया, उन्होंने तो उत्पत्ति बता दी इसकी। सर, जहाँ तक इस विषय पे मैंने विचार किया है,
भारत के बाहर से आया है और हम सब जानते हैं कि ये चाइना से आया है। जी बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लगता है सांसद साहब समझ क्यों नहीं पा रहे इस बात को? सर, सबका अपना अपना नजरिया होता है, सब अपने अपने नजरिए से अपना अपना मत रखते हैं। सबका अपना अपना नजरिया होता है, नजरिए की बात है। और इसी नजरिए की बात को लेकर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलूंगा। आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर एसटी हसन का ये नजरिया क्यों है? प्रेम शुक्ला जी, आप तो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, मूल निवासी भले से आप महाराष्ट्र में रह रहे हो कई सालों से, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और पत्रकार रहे हैं। प्रकाश डालिए थोड़ा। देखिए जी देखिए, एक जहालत की राजनीति भी इस देश में चलती रही है और उस जहालत की राजनीति ने ही इस देश का बंटवारा किया। और हर जहालत की राजनीति को यहाँ पर उलमा के नाम पर उस पर जो उलमा चस्पा किया जाएगा, इस्लामिक स्कॉलर कहा जाएगा, पढ़ा लिखा वर्ग बताया जाएगा। और जैसा तारिक फतेह साहब ने भी जिसका शुरू में उदाहरण दिया कि जो मोहम्मद अली जिन्ना होंगे तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सोहरावर्दी पढ़े लिखे व्यक्ति ही थे, उनके जितने भी लियाकत अली तो पढ़े लिखे व्यक्ति ही थे, अल्लामा इकबाल तो पढ़े लिखे व्यक्ति ही थे। तो पढ़ाई लिखाई से उनके संस्कारों का कोई लेन देन, उनके संस्कारों में ये गहरे बैठा दिया गया है कि इकबाल की बात अन्य जातियों और धर्मों के प्रति आपके मन में नफरत का भाव होना चाहिए। अब जब नफरत का भाव जब आपने डाल दिया, आपने कह दिया कि भाई इस्लाम जो है नेशन स्टेट है, ये परिकल्पना लाई ना आपने, और नेशन स्टेट कितने दिन में फेल हो गया। बांग्लादेश 25 साल में भी आप नहीं चला पाए ना, आप रजत जयंती सिल्वर जुबली भी उस इस्लामिक स्टेट की नहीं मना पाए ना, जो आपने पाकिस्तान नाम का मुस्लिम नेशन स्टेट बनाया। उस नेशन स्टेट को आप 25 वर्ष भी मजहब के नाम पर नहीं टिका सके। और जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि यमन में क्यों कत्लेआम हो रहा है, इराक में क्यों कत्लेआम हो रहा है, सीरिया में क्यों कत्लेआम हो रहा है, अफगानिस्तान में क्यों कत्लेआम हो रहा है, पाकिस्तान में आप जो है मस्जिदों में खड़े जो लोग सजदा में खड़े हैं उनको बम से क्यों उड़ा दे रहे हैं, तो आप जो है यहाँ आकर नेशनल टेलीविजन पे ये जनाब जो बैठे हैं आलू जैसी शक्ल लिए हुए जनाब, ये कह रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान में कत्लेआम हो रहा है मुसलमानों का। कहाँ हो रहा है हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम? कब हुआ हिंदुस्तान में? मेरा फेस और अपने फेस में देख ले भाई, भाई लेकिन अपने और मेरे फेस में देख ले। यमन में 2 लाख लोग मर गए, भारत में कितने मर गए, क्या फिगर है? आलू जैसे जो है बातें करते बैठेंगे, दूसरों के लिए आप शब्द बकेंगे, कोई तर्क नहीं ले आएंगे। अरे भाई, आपको जब एक जन आएंगे बताएंगे 50 लाख लोग मर गए और हम चुनौती दे रहे हैं। अरे आपके मुंह में जो आएगा आप नेशनल टेलीविजन पे उस पर ऊपर से स्कॉलर लिखा के, अरे मूर्खता को आपने विद्वत्ता मानने के लिए जो मजबूर कर दिया है। भारत के हमारे मीडिया के बंधुओं से भी मेरा आग्रह पूर्वक, प्रणाम पूर्वक आग्रह है कि भाई आपने स्कॉलर के लिए कुछ तो कोई मानदंड तो होगा, उसको बेसिक्स की तो नॉलेज होनी चाहिए। इसको बंद करो। एहतेशाम भाई है ना, मापदंड में बिल्कुल खरे उतरते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील है एहतेशाम भाई, बोलिए। प्रेम शुक्ला जी कुछ कह रहे हैं आपको? तमीज है इसको बात करने की, तमीज है इसको बात करने की। यहाँ पे लोगों को मूर्ख बोल रहे हैं। एहतेशाम भाई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, प्रेम शुक्ला जी। इंसान शिक्षा पे कभी बात नहीं करेगा, करप्शन पे कभी बात नहीं करेगा। देख लीजिए उनकी जुबान खुली है, ऐसे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कूड़ेदान खुल गया है। ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के परिसर से बहने वाले किसी भयंकर जो है नापदांस का, उसका जो ढक्कन है वो खुल गया है। शर्म आनी चाहिए लोगों के लिए अपशब्द बकना, बात करने की तमीज नहीं और डिबेट में अच्छे शब्दों में भी लोगों से विमर्श किया जा सकता है। तमीज मुझे आपसे तो नहीं सीखनी है, तमीज नहीं सीखनी है मुझे। मैं तो गंगा जी का पावन जल पीने वाला रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। गंगा जी का पावन जल पीने वाला व्यक्ति हूँ। शर्म आनी चाहिए। मैं अपशब्द नहीं बकता, अपशब्द आपके मुंह में शोभा देते हैं, आपके मुंह में अपशब्द शोभा देते हैं। आप शारीरिक हिंसा, वाचिक हिंसा, सामाजिक हिंसा। चलिए एहतेशाम जी, मैं व्यक्तिगत नहीं जाता हूँ, मुझे चलते चलते बता दीजिए हिंदुस्तान में 50 लाख लोग मारे गए, ये फिगर कहाँ से आया? बताइए, सबूत दे दीजिए, इसका सबूत दे दीजिए। हिंदुस्तान में 50 लाख लोग मारे गए, उसका फिगर कहाँ से आया? आपको मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपके चैनल पे वकालत छोड़ दूंगा अगर मेरा फिगर गलत होगा तो, और आप बात अगर गलत हुई तो आप पत्रकारिता छोड़ देना। अगर
एक बाप की औलाद है तो कहिए हाँ। हमारी वकालत जो ले लेगा बेचारा। अरे सर ये बताइए ना, फिगर आया कहाँ से 50 लाख का? आपने सपना देखा ये 50 लाख लोग मारे गए भारत में, फिगर आया कहाँ से? आप मुझे चैलेंज करिए, आप सर ये फिगर आया कहाँ से? आपने सपना देखा, आपने आकाशवाणी सुनी, भविष्यवाणी सुनी, भगवान का फोन आया आपके पास? मुझे ये बता दीजिए ना सर, एहतेशाम भाई, बड़े भाई वो आप हैं मेरे, मुझे बता दीजिए 50 लाख लोग मारे गए, फिगर कहाँ से आया? दीपक भाई मैं बता दूं दीपक भाई, बीजेपी के नेताओं के नारंगी संतरों को जूते साफ करना बंद करिए। एक पत्रकार की हैसियत से बात करिए, बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं। लो सुनिए, सुन लीजिए इनकी भाषा। बताइए सर मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने एसपी हसन पे भी सवाल पूछा, उसका भी सीधा जवाब नहीं दिया। अब अगर आपको मुझे मेरे ही कंधे पर रख के मुझे गोली मारनी है, मार दीजिए। ना अगर आपको मेरे कंधे पर रख के मुझे गोली मारनी है, मार दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी खुशी के लिए मैं शहीद हो जाऊंगा। बताइए एहतेशाम भाई। मारने का काम नारंगी संतरे करते हैं, सच्चे हिंदुस्तानी नहीं करते हैं। दीपक भाई साहब 50 लाख लोगों की जान गई है, मैं खुद गवाह हूं, मैं हजारों लोगों सर नारंगी संतरे खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, और कोरोना काल में विटामिन सी खाना चाहिए, अच्छी चीज है। आप भी खाइए, तंदुरुस्त रहेंगे। आप भी खाइए, तंदुरुस्त रहेंगे। अफसोस आज के लिए वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन चलते चलते मैं बताऊंगा आपने सवाल क्या पूछा था। देखिए मैं सिर्फ चलते चलते इतना कहना चाहूंगा, कई सारे लोग कई सारी बातें कहते हैं, मैं कभी किसी का बुरा नहीं मानता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको भी कहने का हक है, मुझे भी कहने का हक है, और मुझे वो सवाल उठाने का हक है जो मेरी जनता मुझे कहती है। इसीलिए देश की बहस में किस विषय पर डिस्कशन होगा ये आपसे पूछते हैं, मैं नहीं तय करता। आज हमने सवाल पूछा है आपसे, क्या सेक्युलर खेमा मजहब कार्ड खेल रहा है? हाँ कहना है 92% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक।